हम बात कर रहे हैं बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने बात करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम उस पॉइंट चार्ज से होते हुए कहां पहुंचे, डायपोल पे। सेम जैसा फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने किया था कि पहले एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। अब इसी तरीके से हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाली, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी एक डायपोल की वजह से। इसी तरीके से अब यहां पे हम एक डायपोल की के बेसिस पे या डायपोल की फील्ड में हम उसकी पोटेंशियल निकालने वाले हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल निकालते हुए हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं, कौन से, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, या हम इस डेरिवेशन में जो करेंगे एट एनी पॉइंट वाला, लेकिन हम यहां पर उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डायरेक्टली रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी देखते हैं किस तरीके से होगा, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ करते जाएंगे बच्चे। ये अभी एट एनी पॉइंट की बात नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो काइंड ऑफ यही कर रहे हैं कि एट एनी पॉइंट है। अगर जो तुम इस डायग्राम पे ध्यान दोगे, जो मैं अभी बोर्ड पे बना के डिटेल में बताने वाला हूँ, ये हमारा डायपोल है, तो ये कोई पॉइंट है। ऑब्वियस सी बात है, ये इक्वेटोरियल नहीं है क्योंकि सेंटर की लाइन नहीं है, एक्सियल नहीं है क्योंकि इस वाली इसके एक्सिस वाली लाइन पे नहीं है, तो ये एट एनी पॉइंट ही बनी। उसके लिए हम डिराइव करने वाले हैं। देखो जरा, हमारे पास सबसे पहले है क्या इसमें, लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या बच्चा, ध्यान दो, let an electric dipole consist of two equal and unlike point charges minus q at a and plus q at b separated by distance 2a। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल डायपोल को डिफाइन किया है, ए बी आ गया 2, और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, q इंटू 2a, यही रहता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू माइनस q दैट इज चार्ज एट a। अब हम पहले एक बार एक ड्रॉ करता हूं मैं इसे, और इसके साथ साथ में तुम्हें रिलेट कराना शुरू करूंगा। हमारे पास है क्या बचा, यहां पर एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस है 2a, सेंटर पॉइंट मान लेते हैं O। कोई एक रैंडम पॉइंट है P जहां पर मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्जेस। अब मैं यहां से एक बार एक काम करता हूं, मैं पहले इस पॉइंट से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर निकालूं तो यहां पे हमारे डिस्टेंस कितना होगा, है ना। इसके लिए मैं डिस्टेंस मान लेता हूं r1, सॉर्टेड है। ऐसे ही अगर मैं एक काम करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट का a और इस पॉइंट का b, जहां पे हमने प्लस क्यू रखा है। ऐसे ही b वाले से अगर मैं यहां निकालना चाहता हूं, ठीक है, ये मैं इधर जानबूझ के थोड़ा सा टेढ़ा बनाया कि ये ना लगे कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, एट एनी पॉइंट ही है, ठीक है ना, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो ये हमारा डिस्टेंस क्या आ गया बच्चा, r2, डन है। r1 और r2 क्लियर है, ये पोजीशन वेक्टर्स आ गए। अब r1 और r2 पोजीशन वेक्टर है, लेकिन जब मैं मिला जुला के डायपोल के लिए निकालता हूं तो मुझे ओवरऑल पोजीशन वेक्टर सेंटर से लेना होता है कि नहीं, याद आया, जब हमने डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी तो हमने हमेशा जो डिस्टेंस लिया था वो उसके सेंटर से कंसीडर करके किया था। तो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया, r, यहां तक डन है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है बचा V1 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, जहां पर हमने मान लो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा होता जिस पे निकाल रहे थे, उस पे हमारे पास V1 ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्या फॉर्मूला था हमने डिराइव किया था लास्ट टाइम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। यहाँ r का केस क्या आएगा, r1, है ना, r की जगह क्या आएगा, ये वाला डिस्टेंस r1 आएगा, किसी को इसमें दिक्कत। इसी तरीके से अगर मैं V2 लूं, जो V2 किसके लिए आएगा बच्चा, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, उसका नाम मैंने रखा है V2, और वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r2। किसी को दिक्कत, यहां तक बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर यहां पर दो चार्जेस की वजह से कोई पोटेंशियल है तो क्या होगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द नेट पोटेंशियल must be equals to V1 plus V2 which is equal to 1/4 pi epsilon naught। अगर मैंने कॉमन लिया और Q भी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2 निकलना चाहिए सीधा सीधा। ये इसमें तो कुछ टफ नहीं है ना, होना चाहिए कि नहीं ये वाला, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर जब इधर देखो, अब जब हम ये पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें एक छोटा सा चेंज होता है, क्या होता है, हम यहां पर चार्ज के
मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके नेचर को भी लिखते हैं। लिखते थे कि नहीं? याद करो, जब हम पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते थे तो क्या करते थे, 1/4πε0 प्लस q/r। और अगर माइनस चार्ज से निकालते थे तो क्या आता था, 1/4πε0 माइनस q/r। तो करके ये जो मैंने नेगेटिव लगाया, अच्छा सॉरी नेगेटिव मैंने इस पे नहीं, v1 के लिए लगेगा। ये बात समझ में आई है बच्चा? ये इसके लिए नेगेटिव है क्योंकि v1 मैंने नेगेटिव चार्ज के लिए माना था। डन है। अब जब मैं इसमें अगर फॉर्मूला में माइनस क्यू अगर कॉमन मान लो q/4πε0 कॉमन लिया तो यहाँ नेगेटिव आ गया। अब अगर यहाँ नेगेटिव आ गया तो इसको मैं फॉर्मूला को रीराइट कैसे करूं, मतलब इस तरीके से लिख देते 1/r2 माइनस 1/r1। कोई परेशानी? ये ध्यान रहेगा, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो हर बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, फोर्सेस के बारे में कहीं पर भी हमने चार्जेस के नेचर को रिप्रेजेंट नहीं किया था। सिर्फ पोटेंशियल की बारे में हम जो फॉर्मूला लिखते हैं तो अगर प्लस चार्ज है तो प्लस क्यू लिखते हैं, माइनस चार्ज है तो माइनस क्यू लिखते हैं। डन है। और उसकी वजह से यहाँ पे अब ये नेगेटिव आया। डन। अब मेरा टारगेट क्या है, मुझे 1/r1 और r2 को किसके साथ रिलेट कराना है, इस r के साथ और इन a के साथ, क्योंकि r1 और r2 एक अननोन क्वांटिटीज हैं डायपोल के हिसाब से। हमारे पास ये जो डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस जा रहा है मुझे घुमा फिरा के इसके साथ रिलेट कराना है। डन है। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो बच्चा एक बार, अब मैं बाय ज्योमेट्री अगर मैं बात करूं, पहले एक बात बताओ, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस टू प्लस। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यही होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब अगर यहां पर मैं कुछ एंगल्स की बात करूं, ये हमारा जो r है ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे अलाइंड है। इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, जो हमारा ये पोजीशन वेक्टर है ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के साथ किस पे है, थीटा एंगल पे अलाइंड है। अगर ये थीटा है तो इसके साथ वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। बिल्कुल ठीक है, लीनियर पेयर है, कुछ खास अलग नहीं किया हमने इसमें भी, है ना? ठीक है, यहां तक पता चल रहा है बच्चे हमने क्या किया? डन। अब मेरे को जो करना है मेन, यहां पर जो हमने फॉर्मूला निकाला है इसमें 1/r2 माइनस 1/r1 इन की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात देखो, मैं अगर इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं OBP, इस ट्रायंगल में ध्यान देना एक बार। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो हमारे पास एक वेक्टर जा रहा है इधर को, एक वेक्टर जा रहा है इधर को, r2 जा रहा है इधर, और इधर को क्या गया बच्चे, डायपोल गया P, है ना, जिसका डिस्टेंस कितना था, अदरवाइज यहां से डायपोल की डायरेक्शन वो थी, डिस्टेंस हमारा a था कि नहीं, यही था। और यहां से r गया है ऐसे, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। कुछ ऐसा बना? बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए कि नहीं? ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाला कंसेप्ट बन गया, बना है? किसी को इसमें परेशानी? ऐसा कुछ पता चल रहा है क्या कर रहा हूं मैं? तो यहां पर अगर मैं r2 और इस, हाँ जी क्लियर है, ये पता चला? इसी तरीके से अब इस ट्रायंगल में ध्यान देना, इस ट्रायंगल के अंदर जो ये AO और P ट्रायंगल है, ये जा रहा है r1, ये गया हमारे पास A, और इधर को क्या आ गया बच्चे, R। बिल्कुल ठीक है। एंगल कितना बना है, 180 माइनस थीटा इधर। बट एक बात देखो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये तो एंगल थीटा यहां आया कि नहीं? ये बात समझ रहे हो? अगर डायपोल की डायरेक्शन उधर है तो ये जो हमारा r है वो डायपोल की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे अलाइंड है कि नहीं? 180 माइनस थीटा इस साइड का एंगल है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से यही थीटा एंगल पे r और ये डायपोल की डायरेक्शन दोनों थीटा के एंगल पे अलाइंड है कि नहीं एक दूसरे के साथ? ये बात समझ में आ रही है? अब मैं एक एक ट्रायंगल करके इनके अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने वाला हूँ। सबसे पहले बाय द ज्योमेट्री हम इसके लिए लगाएं जब, तो क्या निकलेगा, r1 का स्क्वायर, क्योंकि इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो r1 आ रहा है, दिख रहा है? इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, r1। तो क्या निकलेगा बच्चा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। किसी को दिक्कत है इसमें? और ये बात समझ में आई है थीटा क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास इस वेक्टर
और इस वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या, थीटा, और उन दोनों का रिजल्टेंट हमारा ये बनता होता है। डन है। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से किया, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बाय ज्योमेट्री r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? अब एक काम करो, इसी तरीके से जब मैं r2 का स्क्वायर लिखूंगा, अब r2 का स्क्वायर क्या आएगा, r2 के स्क्वायर की बारी में जो हमारे पास एंगल बन रहा है, ये देखो यहां से और इसके बीच में जो अब एंगल बन रहा है, ये यहां पे कितना बन रहा है बच्चे, 180 माइनस थीटा। समझ में आई ये बात? तो r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ar cos ऑफ 180 माइनस थीटा। डन है। देखो हमारे पास हुआ क्या बच्चा, यहां पे एक बारी ध्यान देना, ये अपने पास डायग्राम था पूरा, इस डायग्राम के अंदर ये p की डायरेक्शन है। अब इस ट्रायंगल के लिए देखो, इस वाले ट्रायंगल के लिए जब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो यहां पे हमारे पास ये डायरेक्शन आई डायपोल की, ये डायरेक्शन आया एक वेक्टर। अब मैं अगर एक हमारे पास एक और क्या तरीका होता था याद है, वेक्टर शिफ्टिंग का। वेक्टर शिफ्टिंग में हम क्या करते थे, समझने के लिए, ये अगर मान लो यहां एक वेक्टर आ रहा है, मैं सेम बिल्कुल पैरेलल वेक्टर यहां बना दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जितने एंगल पे ये अलाइंड है उतने ही एंगल पे ये अलाइंड हुआ कि नहीं। अब ये एंगल कितना आया हमारे पास, एक तरह से थीटा आया, और नीचे क्या जा रहा था, ये ए था डायपोल, और इन दोनों का रिजल्टेंट आया ये। इस टाइप से बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पे, है ना, कर सकते हैं हम। तो यहाँ ये क्या है, ये जो बीच वाली लाइन आई है ये क्या बनी है बच्चे, r1, ये क्या था r, समझ रहे हो बच्चे? तो इस वाले का और इस वाले का रिजल्टेंट बना ये, एंगल कितना है इनके बीच में, थीटा। डन। तो r जो r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा बना। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे वाले का केस लेते हैं, दूसरे ट्रायंगल के हिसाब से देखना। अब इसमें हमारे पास है क्या, एक वेक्टर कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और एक वेक्टर की डायरेक्शन कहां है, इस तरीके से, मतलब ये ना थोड़ा स्ट्रेट है बेशक, इस तरीके से ये है, और इनका रिजल्टेंट कहां जा रहा है। अभी हमारे पास अगर देखो ये एक वेक्टर है, रुको मैं अभी दिखाता हूं तुम्हें, क्योंकि ना यहां डायरेक्शन शिफ्ट होती है सिर्फ उस वजह से है। जैसे एक वेक्टर गया ये वाला, एक वेक्टर गया ये वाला, और इनका रिजल्टेंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में। ऐसे आ रहा है कि नहीं, ये जो R2 है अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाऊं तो ये ऐसा करके कुछ बन रहा है कि नहीं, रिजल्टेंट इधर कैसे आ सकता है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को मान लो मैं अगर जो इधर शिफ्ट करता हूं, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है, इनके बीच का तो रिजल्टेंट हमेशा यहां आना चाहिए था, है ना। फिर ये रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे जा रहा है, क्योंकि ये जो हमारे पास गया है ये इस थीटा के हिसाब से अपनी डायरेक्शन देखो। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हमारे पास जो P आना चाहिए, A आना चाहिए, वो इस साइड होना चाहिए। जो अगर मैं A का डिस्टेंस लूं वो इसके हिसाब से लूं मैं, ये इधर आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आना चाहिए कि नहीं। ये समझ में आई है, आइडिया लग रहा है थोड़ा सा, कि हमारे पास जब मैं A के डिस्टेंस के हिसाब से ले रहा हूं, तो हमारा इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो डिस्टेंस है A इधर है, अगर A इधर है तो उसकी डायरेक्शन यहां पकड़ी, एक ये वेक्टर ये, और इन दोनों का रिजल्टेंट अब मैं इसको शिफ्ट करके दिखा रहा हूं, तो ये शिफ्ट हो गया हमारा रिजल्टेंट, पैरेलल शिफ्टिंग करिए बस। ये हुआ कि नहीं। तो यहां पे इस वाले केस में 180 माइनस थीटा का एंगल कंसीडर हुआ, पता चला है, ठीक है। तो ये हम इतना डिटेल में करते कैसे हैं, हम सीधा बाय ज्योमेट्री लिख के डायरेक्टली कर देते हैं इसे, समझ में आए। तो वो वेक्टर शिफ्टिंग की वजह से है। और हमारे पास अब जो आता है वो दो इक्वेशंस हमें मिल जाती हैं। पहली इक्वेशन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा, जिसकी इक्वेशन नंबर 1 मान लो, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, क्योंकि cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। किसी बच्चे को इसमें परेशानी, यहाँ तक हम सेकंड इक्वेशन तक आ गए। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है इस वैल्यू की वैल्यू निकालना, 1/r2 माइनस 1/r1, आर वेक्टर और ए वेक्टर की टर्म्स में इसको निकालना है। तो मेरे को रेसिप्रोकल चाहिए, है ना, घुमा फिरा के मेरे को पहुंचना क्या है, मुझे पहुंचना तो रेसिप्रोकल तक है। तो एक काम करते हैं,
पहले दोनों में से आर आर कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से आर कॉमन लो बच्चा। जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से, एक मिनट ये वाला पार्ट हटा देता हूं यहां से। फर्स्ट इक्वेशन में से आर कॉमन लेना बच्चा एलएचएस में, देखना जरा क्या बन रहा है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से आर कॉमन लूंगा तो r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बना बचा 1 प्लस a बाय आर का होल स्क्वायर प्लस 2a बाय आर कॉस थीटा, ऐसा बना। और सेकेंड इक्वेशन में से इसमें से r कॉमन लूंगा तो यहां बनेगा r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कॉमन लिया तो क्या बना 1 प्लस a बाय आर का होल स्क्वायर माइनस 2a बाय आर कॉस थीटा। किसी को दिक्कत? कॉमन लेके ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब जब हमने इस तरीके से कॉमन लिया है, यहां तक वैलिड है। एक काम करते हैं बच्चा, अब हम इसके बाद यहां तक जहां तक हम पहुंच गए हैं, अब देखो कहानी क्या है। जो r है वो क्या होता है, r जो डिस्टेंस होता है इट इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन a, क्योंकि डायपोल हम हमेशा कैसे कंसीडर करते हैं कि डायपोल इतनी छोटी चीज है, इतनी छोटी चीज है कि उसका डिस्टेंस डायपोल के पास वाले डिस्टेंस के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होता है। तो r इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन a, तो अगर r एक्सट्रीमली ग्रेटर देन a है तो a बाय आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0, दैट इज नेग्लिजिबल हो सकती है कि नहीं? इसको तो हमें कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर a बाय आर बहुत छोटी है, सिंस न्यूमरेटर बहुत छोटा डिनोमिनेटर बहुत बड़ा, तो ये 0.000 समथिंग है और उसका फिर स्क्वायर करना है तो और छोटी वैल्यू आ गई कि नहीं? समझ रहे हो ये वाली बात? सिंस r इज एक्सट्रीमली लार्जर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है और न्यूमरेटर बहुत छोटा है तो वैल्यू वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। फिर उस 0.0001 उसका स्क्वायर कर दिया तो और छोटा होगा, क्योंकि 0.001 का स्क्वायर क्या होगा 0.000001, इतना ही होगा ना। तो इतनी छोटी वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, साइड कर दो। तो हमने क्या किया, a बाय आर स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, इसको निग्लेक्ट कर दो दोनों केसेस में। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस 2a बाय आर कॉस थीटा, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चा, r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 माइनस 2a बाय आर कॉस थीटा। किसी को परेशानी इसमें? यहां तक ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है यहां तक। अब देखो, अभी जब हम यहां तक पहुंचे, हमारा जो टारगेट है 1 बाय R2 R1 वो भी अभी तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इनको रेसिप्रोकल में करना है, दूसरा उनकी पावर क्या होनी चाहिए, सीधा 1 1 होनी चाहिए। अभी हमारे पास स्क्वायर है तो टेकिंग रूट बोथ साइड कर दें। जब मैं टेकिंग रूट बोथ साइड कर रहा हूं तो यहां क्या बनेगा, R1 इज इक्वल टू R टाइम्स 1 प्लस 2a बाय R कॉस थीटा रेस टू दी पावर 1/2, स्क्वायर रूट लग गया ना, डन है। और यहां पर भी जो मेरे पास R2 आएगा तो आएगा R 1 माइनस 2a बाय R कॉस थीटा रेस टू दी पावर 1/2। यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो रेसिप्रोकल में चाहिए R1 और R2, है ना, मुझे तो R1 और R2 रेसिप्रोकल में चाहिए। तो एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अगर मैं अब इनका रेसिप्रोकल करूंगा 1 बाय R1 इज इक्वल टू 1 बाय R 1 प्लस 2a बाय R कॉस थीटा रेस टू दी पावर माइनस 1/2 लिख दूं। किसी को परेशानी? पावर में नेगेटिव लिख दूंगा तो मतलब रेसिप्रोकल ही है। सेम यहां पे करते हैं, R2 1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 बाय R 1 माइनस 2a बाय R कॉस थीटा टाइम्स मतलब रेस टू दी पावर माइनस 1/2। ये लिख दूं कि नहीं? किसी को परेशानी इसमें? है ना, यहां पे हमने क्या किया, उसका रेसिप्रोकल लिया तो पावर में हमारे पास जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया। अब हमारे पास लगती है बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम में क्या होता था बच्चे, बायनॉमियल थ्योरम में अगर मेरे पास a प्लस बी होल रेस टू दी पावर माइनस n होता है, नेगेटिव पावर और फ्रैक्शनल पावर्स के लिए लगती है ये। अगर मेरे पास नेगेटिव पावर हो या मान लो फ्रैक्शन में पावर हो, चाहे वो पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव, अगर फ्रैक्शन में है तो सीधा सीधा क्या होती है, ये वाली जो पावर है ये सेकंड टर्म के आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये खुलेगा कैसे, a माइनस बी बाय एन।
समझ में आई है? पता चला ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट होता है। बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशंस के काम आती है। जो +1 नॉन मेड वाले बच्चे होते हैं उन्होंने थोड़ा बहुत बाइनोमियल के बारे में पढ़ा होता है। और बाइनोमियल थ्योरम के अंदर लेकिन नेगेटिव और फ्रैक्शन पावर्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 टर्म्स खोलते हैं और दूसरी टर्म में क्या होता है, पहली टर्म एज इट इज, जो सेकंड टर्म खुलती है उसमें पावर सेकंड टर्म के साथ बस मल्टीप्लाई हो जाती है और बाकी आगे वाली वैल्यूज इतनी छोटी होती है कि वो नेग्लिजिबल होती है, तो उनको हम कंसीडर ही नहीं करते। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हारे पास कोई पावर नेगेटिव में हो या फ्रैक्शन में हो तो बस उसे सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो खुल जाएगा। अब यहां देखो, यहां जब हम ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, 1/r1 इज इक्वल टू 1/r1, ये -1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -1/2 टाइम्स 2a/r cos थीटा। बनेगा कि नहीं, ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही यहां क्या आएगा, 1/r2 इज इक्वल टू 1/r टाइम्स 1 माइनस, अब माइनस के साथ -1/2 और 2a/r cos थीटा। ये समझ में आया? ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है वो क्या किया, वो पावर्स मल्टीप्लाई किए। तो यहां से 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये क्या बन गया, 1/r1 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस a/r cos थीटा, और ये क्या बना, 1/r2 इज इक्वल टू 1/r1 प्लस a/r cos थीटा। किसी को इसमें परेशानी बचा? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मेरे पास 1/r1 और 1/r2 की वैल्यूज आ गई कि नहीं, ये दोनों वैल्यूज अब हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों, हाँ वो कॉमन आ जाएगा और बाकी जो सॉल्व होगा a/r एड ऑन हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव है बेटा, प्लस होएंगे, 1 कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फटाफट साथ साथ में। ठीक है, करो फटाफट। ठीक है, मैं मिटा दूं बच्चा ये सारा, ये सेकंड इक्वेशन तक पहुंच गए हैं, तो ये वैल्यू सीधा उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि बनेगा क्या। आ जाओ साथ में सॉल्व करते रहना। हाँ जी ठीक है, तो ये वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो v कितना निकला, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज 1/r2 की वैल्यू क्या है बच्चा, 1/r टाइम्स 1 प्लस a/r cos थीटा, डन। माइनस 1/r1 की वैल्यू क्या है, 1/r1 माइनस a/r cos थीटा। किसी को दिक्कत? 1/r पूरे में से कॉमन लिया तो क्या आया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहां क्या बना, 1 प्लस a/r cos थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस a/r cos थीटा। 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a/r cos थीटा। बना कि नहीं, समझ में आया? और एक और r बाहर था वो वाला। ठीक बात है बच्चा, ये ब्रैकेट के अंदर से हुआ और ये सॉल्व होके आया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और ऊपर क्या बना, 2a cos थीटा। किसी को परेशानी? ठीक है, ये पता चल गया बच्चे हमारे पास। अब q2a क्या होता था, q2a को मैं p लिख सकता हूं, तो इसकी जगह मैं p लिख देता हूं। तो ये हमारे पास बन गया p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर cos थीटा। डन है, किसी को दिक्कत? और ज्यादा मेरे को अगर इसको डिटेल में लेके जाना है, मतलब थोड़ा सा और अगर हम इसको पोजीशन के हिसाब से बताएं तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, p वेक्टर डॉट r कैप। cos थीटा को सिंप्लीफाई कर लिया ऐसे, क्योंकि वो जो r कैप है वो पोजीशन और p के बीच में ही एंगल था, तो cos थीटा वहां से आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं। r स्क्वायर का मॉड ही है, r, हाँ वो मॉड ही है, मैंने वेक्टर नहीं लिखा है तो मतलब मॉड है वो। ये बात समझ में आ गई है बच्चा? किसी को दिक्कत? तो ये एक तरह से हमने किया क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब
अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि भाई एक्सियल और इक्वेटोरियल पे निकालो तो कैसे करोगे? एक्सियल के लिए थीटा की वैल्यू क्या डाल दो? 0। इक्वेटोरियल के थीटा की वैल्यू क्या डाल दो? 90। अगर थीटा की वैल्यू 90 डाल देते हो तो cos 90 क्या होता है? 0। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक डायपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, उसकी परपेंडिकुलर लाइन जो है, क्योंकि 90 डिग्री तभी बनेगा इक्वेटोरियल में, तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन पे थ्रू आउट पोटेंशियल क्या रहने वाली है? 0। ये अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल आए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। क्या होता है, ये दो चार्जेस रखे हुए हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस के अलोंग में किसी चार्ज को मूव करूंगा, तो बताओ कितना वर्क डन होगा? 0, क्योंकि अल्टीमेटली वाई एक्सिस के अलोंग पूरी ही लाइन पे क्या रहने वाली है? पोटेंशियल 0 रहने वाली है, तो हमारा वर्क डन ही नहीं होगा। किस पे? ए डिस्टेंस पे कैसे? हाँ, यहाँ पे सेंटर पे भी पोटेंशियल 0 होगी, ठीक है, क्योंकि अगर सेंटर को हम माइनर सा भी ऊपर माने तो 90 बना एक तरह से, 0.001 डिस्टेंस का भी लेंगे तो 90 डिग्री तो बनेगा ही, फिर भी पोजीशन वेक्टर के हिसाब से। और अगर मैं इसको एक्सियल लाइन पे ले रहा हूं तो एक्सियल लाइन पे सीधा क्या निकलेगा? cos थीटा 1 निकल जाएगा, तो p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। क्लियर है बच्चा? समझ में आ गया? ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ था और ये हमारे स्पेशल केसेस आ गए जिस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, पता चल गया? अब आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम से समझ में आ रहा है क्या होता है? ऐसा सरफेस जिसपे थ्रू आउट पोटेंशियल सेम है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ये बॉक्स है, अभी है ना, ये एक बॉक्स है, अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ये देखिए मार्कर है, अगर मैंने यहां रखा तो ये टिक क्यों गया इसके ऊपर? ये चल क्यों नहीं रहा इधर उधर? ये अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो चल पड़ेगा, सीधा रखूंगा तो नहीं चलेगा, मैं टेढ़ा रख रहा हूं तो वो जा रहा है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर ये फ्लैट सरफेस पे तो ये बिल्कुल हिल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ये थ्रू आउट क्या है? सेम पोटेंशियल है। तो अगर थ्रू आउट सेम पोटेंशियल है तो मैं एक और चीज बताता हूं, एक याद रखना इसे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब वो एक ऐसा सरफेस जहां पे बराबर बराबर पोटेंशियल है। तुमने 9th क्लास के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा था, 9th क्लास में जब हमने ग्रेविटेशन चैप्टर का इंट्रो पढ़ा था, तो वहां था कि एक इंसान अपने सर पे अगर सामान रख के सीधा चलेगा तो वर्क डन 0 होता है, याद है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये बात प्रैक्टिकली जायज है? एक इंसान सर पे रख के सामान लेके चल रहा है और वो थक तो जाएगा ही, अगर थक रहा है तो वर्क डन 0 कैसे होगी? उसकी एनर्जी कहां जा रही है? फिर सामान का वर्क डन 0, फिर किसका 0 होगा? सामान का वर्क डन 0 कैसे होगा? सामान थोड़ी काम कर रहा है, काम तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स कर रही है, सामान डिस्प्लेस तो हुआ ही है, बात आसपास है उसकी, ठीक कंसेप्ट पे है, सामान पर लगने वाली एक कोई फोर्स है जो वर्क डन नहीं कर पा रही है, दैट इज ग्रेविटी। सोच के देखो, अगर मैं इस बॉक्स को अपने सर पे रख लेता हूं और मैं चलता जा रहा हूं कॉन्टिन्यूसली, क्या मेरे चलने से इसकी हाइट में कोई चेंज आया? तो ग्रेविटी ने तो अपना काम किया ही नहीं ना मेरे डिस्प्लेसमेंट के साथ, मैं इसको जहां मर्जी शिफ्ट कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। अगर यहां भी उतनी एनर्जी, यहां भी इतनी एनर्जी, यहां भी इतनी एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा? 0। समझ में आई है? तो अगर हमारे पास एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और उस पर मैं किसी चार्ज को मूव करता हूं तो वर्क डन क्या होगा? 0, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे उस चार्ज पे कोई नई तरह की कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगी नहीं, हर जगह पे बराबर बराबर पोटेंशियल, बराबर बराबर फोर्स के अंदर ही वो मूव कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। डन है? अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस में वर्क डन जो भी रहेगा हमारे पास क्या है बच्चा? यहां देखो, हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है? It is that surface at every point, it is that surface at which every point is electric potential is same and work done VB minus V है, ये इक्वल रहेंगे तो वर्क डन भी हमारे पास क्या रहेगा? 0। No work is done in moving the test charge from one point to other on equipotential surface. dW is small work done in moving a unit charge by small distance dl. So dW is equal to EdL and it is always equals to 0 since theta is always 90. क्लियर है? क्योंकि अगर मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहा हूं तो उसकी पोटेंशियल अगर फील्ड लाइंस ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट यहीं कर रहा हूं सिर्फ,
सरफेस पे ही रखना है मुझे, तो क्या होगा, हमेशा एंगल 90 डिग्री का रहेगा, तो नेट वर्क डन हमारा वो हमेशा क्या रहेगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या रहेगा, अब जैसे मैंने क्या बोला, अगर ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो फील्ड लाइन कहाँ थी, ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कहाँ रहेगी, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी फील्ड लाइंस रहने वाली है। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। चलो, ये यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म इक्विपोटेंशियल सरफेस है। फॉर द यूनिफॉर्म फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ठीक है, ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो यहाँ पे ये हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जा रही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल के लिए कैसा बनेगा बच्चा, इस टाइप का या इस टाइप का, पॉजिटिव से बाहर निकलती हुई नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस जो आती है, जो सेम डायपोल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने फील्ड के बारे में किया था। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, उसके लिए इस टाइप की वो बनती है डायग्राम, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फील्ड लाइंस दोनों कहाँ निकलेंगे, ओरिजिनेट करेंगी पॉजिटिव से, लेकिन रिपल्सिव फोर्स की वजह से आपस में इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, तो वो इस तरीके से दोनों डाइवर्ट हो जाएंगे, क्लियर है। और ओवरऑल ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके आसपास बिल्ड हो जाता है। डन। अब है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये टॉपिक करते हैं, पॉज करना हो जाए। हमारे पास जो ये टॉपिक है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हम रिलेशन निकालने वाले हैं। बच्चे देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हम रिलेशन निकाल रहे हैं बेसिकली। यहां पर अब किया क्या हुआ है, पहले साथ साथ में देखो, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईच पार्ट ऑफ एडजेसेंट सरफेस बी डीवी। किया क्या है, उसको प्रैक्टिकली समझने की, विजुलाइज करने की कोशिश करना है। एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, ये दो सरफेस है मान लो मेरे पास, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में, ऑब्वियसली इतने दूर नहीं होंगे, वो विजुलाइज कराने के लिए बता रहा हूँ, दोनों की अपनी अपनी पोटेंशियल है, एक हाई पोटेंशियल पे एक लो पोटेंशियल पे, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, डीवी, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, डी आर। मान लो हम क्या बात कर रहे हैं कि दो सरफेस हैं इक्वी पोटेंशियल, तो ये सरफेस इस तरीके से वो 3D में बनाने की कोशिश करिएगा, जो मेरे से जैसे बने बन गए। तो ये दो सरफेस हैं और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का, डीवी का। तो ऊपर वाला जो हमारे पास पोटेंशियल है वो लो पोटेंशियल पे, तो वी माइनस डीवी आ गया, और नीचे वाले की पोटेंशियल क्या आ गई है, वी आ गई है, क्लियर है। और इन दो सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी आर। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकलेगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर दोनों के दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो दोनों की फील्ड लाइंस कहाँ निकल रही है, ऊपर निकल रही है। डन है, ये बात समझ में आ रही है। इसको और अगर दूसरे तरीके से विजुलाइज करना है तो सोचो, यहां पर एक बल्ब है जो जल रहा है, बल्ब है, उसकी रोशनी हर तरफ फैल रही है। अगर मैं उसके पास एक इमेजिनरी पहला छोटा स्फीयर बनाता हूं और उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस लेके एक थोड़ा बड़ा स्फीयर बनाता हूं, जो छोटा स्फीयर थ्रू आउट है वो बिल्कुल बराबर बराबर पोटेंशियल वाला होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और उससे ऊपर जो एक बड़ा स्फीयर बनेगा वो भी इक्विपोटेंशियल है, लेकिन जो फ्लक्स डेंसिटी है छोटे वाले की ज्यादा होगी और ऊपर वाले की कम होगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो छोटे वाले में पर यूनिट एरिया ज्यादा होंगी और बड़े वाले में थोड़ी फैल गई होंगी। तो उसकी वजह से इंटेंसिटी कम होनी चाहिए कि नहीं, पोटेंशियल पे भी फर्क पड़ जाना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। दोनों हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, लेकिन सिंस किसी डिस्टेंस पे मूव होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। समझ पा रहे हो हम टॉपिक क्या कर रहे हैं। चलो, अब यहां है, लेट स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस क्यू एट पी moves through a distance dr from one equipotential surface to other. The electric field E at P is perpendicular to the equipotential surface through the point P. Now work done by electric field on the test charge is minus q dV. ये क्या बात करी हमने, हमने कहा एक टेस्ट चार्ज मैंने माना, और ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ है, ये जा रही है, ये तीन हमारे पास क्या बचा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लेट अस अज्यूम अपना टेस्ट चार्ज यहाँ पे था, तो अब मैं उस टेस्ट चार्ज को यहाँ से मूव करा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, यहाँ से मूव करा रहा हूँ इधर किसी एंगल थीटा पे, किसी सर्टेन डिस्टेंस के साथ डी आर के साथ। तो जितना मैं इसे इधर को मूव करता जाऊंगा वर्क डन होता जाएगा, क्योंकि मैं हायर पोटेंशियल टू लोअर या लोअर पोटेंशियल टू हायर में स्विच करूंगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से चार्ज पार्टिकल को मूव करूंगा तो वर्क डन करना पड़ेगा। और चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होता है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज से इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन कितना हुआ
वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू डी वी आया कि नहीं, ये पता चला ना कहाँ से है, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या आ रहा था बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, डन है। एंड नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि हम हायर पोटेंशियल टू लोअर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आ गया, डन है। फाइनल पोटेंशियल कम है, इनिशियल पोटेंशियल ज्यादा थी, तो हाई लोअर माइनस हायर करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन इज फॉर डिक्रीज इन पोटेंशियल, डन है बच्चा, ये बात समझ में आ गई, नेगेटिव साइन इज फॉर डिक्रीज इन पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ ई, डन। ऑल्सो वर्क डन क्या होता है बच्चा, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स को मैं क्यू ई लिख सकता हूं डॉट डी आर। अब डॉट प्रोडक्ट खुलने के लिए क्या खुलेगा, जो मेरे पास ई है, अगर वहां पे डायरेक्शन के हिसाब से बताएं तो जिस डायरेक्शन में मैंने ये चार्ज को मूव किया था उस डायरेक्शन में ई का कंपोनेंट क्या है, ई कॉस थीटा, तो हमारे पास जो वर्क डन निकला वो क्या निकला, क्यू ई डॉट डी आर या क्यू ई डी आर कॉस थीटा। किसी को दिक्कत, ये समझ में आ गया, तो ये मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अब वर्क डन के तो दो फॉर्मूलाज आ गए, एक तो निकल गया क्यू ई डी आर कॉस थीटा और एक निकल गया क्यू डी वी, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, वो भी वर्क डन है पोटेंशियल की टर्म में, ये भी वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म में, इक्वेट कर देते हैं दोनों को। जब हम इक्वेट करेंगे क्यू डी वी इज इक्वल टू क्यू ई डी आर कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर बना के नहीं, और ई कॉस थीटा क्या था, कंपोनेंट था जिस डायरेक्शन में हमने चार्ज को डिस्प्लेस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट था कि नहीं, यहाँ देखो डायग्राम पे ध्यान दो, तो ये जो हमारे पास डी आर है, बेसिकली डी आर क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है कि नहीं, है ना। तो हम ई कॉस थीटा की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या आई है बच्चा, ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ई कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ई इन द डायरेक्शन ऑफ डी आर, डन। डी आर इज अलोंग एस एक्सिस, वी मे राइट, एस एक्सिस का मतलब कोई भी होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, वो अलग है, मतलब एक्स वाई जेड में से या किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए। तो ई एस, ई कॉस थीटा की जगह मैं ई एस लिख लूँ अब, क्योंकि अगर ई कॉस थीटा लेट अस अज्यूम एक्स एक्सिस के अलोंग होता तो मैं उसे ई एक्स लिख देता, यही होता ना, तो उसकी जगह मैंने ई एस लिख दिया, विच इज इक्वल टू कर्ल वी बाई कर्ल आर, कर्ल वी बाई कर्ल आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई ये बात, क्लियर है। तो ये हमारे पास ई एस जो आया है डी वी बाई डी आर कर्ल वी बाई कर्ल आर, negative sign shows that the direction of electric field intensity is the direction of decreasing potential, E की वैल्यू माइनस डी वी बाई डी आर, दैट मीन्स हमेशा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर जा रही है और मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाता जाऊंगा तो हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ हम जाएंगे, वही एग्जैक्टली बल्ब वाला एग्जांपल आ गया, ठीक है। बल्ब में जितना बल्ब के क्लोजर सरफेस होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा, और जितना दूर सरफेस जाता जाएगा उतना लोअर पोटेंशियल पे होता जाएगा, कैसे, बल्ब के पास वाली, हाँ, लाइट गर्म भी होगी और लाइट भी ज़्यादा होगी, वहाँ पे वो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ना, तो पोटेंशियल कम होती जाएगी जितना दूर जाती जाएगी। बात समझ में आ गई, ये हमारा रिलेशन आ गया है। तो एक्स एक्सिस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, कर्ल वी बाई कर्ल एक्स, ई वाई कर्ल वाई वी बाई कर्ल वाई, और जेड एक्सिस के लिए कर्ल वी बाई कर्ल जेड, डन है। समझ में आ गया बच्चे एक्स वाई और जेड के लिए। The magnitude of electric field is given by the change in magnitude of potential per unit displacement normal to equipotential surface at a point, and this is called potential gradient। तो potential gradient क्या होता है, gradient समझते हो, वैसे slope को कहते हैं dy by dx जो होता है हमारा, तो यहाँ पे वो potential gradient बन गया, change in potential with respect to displacement which is also equal to electric field intensity, and this is potential gradient। समझ में आया, डन। चलो एक ये न्यूमेरिकल है बच्चा, अटेम्प्ट करो फटाफट से, जल्दी करो। ये न्यूमेरिकल हो गया बच्चा। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या था बच्चा अपने पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन अ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप बाय द हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है, बेसिकली डीवी बाई डी आर लगाते हैं सीधा, है ना। तो dv बाई डी आर की वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट किया, dv हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सीधा पास में,
डन है। चलिए -10 क्यों लिया? माइनस हमारे पास फॉर्मूला था और वहां बोला है कि फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज थ्रू द हाइट ऑफ 50 100 न्यूटन पर कूलम वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए बचा। सर वो E cos थीटा होता है ना, वहाँ तो एंगल 180 हो गया था। तो एंगल 180 हो गया, जीरो वो नेगेटिव नहीं हो गया। तो नेगेटिव कटिंग है। हाँ, नेगेटिव नेगेटिव कट के तभी तो आंसर पॉजिटिव आया। ठीक है, समझ में आया? इसी के बेसिस पे बच्चे थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अटेम्प्ट करना नेक्स्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस करेंगे। ठीक है।